हेलो एवरीवन, आई एम कुमार उजुल। और आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग फाइनाइट एलिमेंट मेथड को सॉल्व करने का तरीका समझेंगे। इस वीडियो सीरीज़ में आई विल बी डीलिंग विद दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉल्विंग फाइनाइट एलिमेंट मेथड प्रॉब्लम्स यूजिंग सम प्रॉब्लम्स ओनली। लाइक वी विल नॉट बी गोइंग इनटू द डीपर कॉन्सेप्ट्स ऑफ थियरी। हम लोग बस अपर लेयर्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टेक्निक्स को ही बस डील करने वाले हैं इन सीरीज़ में। So starting with very famous axial beam problem, finite element method में ये one of the most basic problems होता है जो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी तरीके का एक फाइनाइट एलिमेंट मेथड का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा स्टेप 1 होता है प्री प्रोसेसिंग का, यानी कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है तो हाउ वी विल बी डिस्क्रिटाइजिंग दैट प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमारे पास एक बीम था जिस पे सपोज लोड P लग रहा था। अगर तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम इस बीम को कुछ डिस्क्रीट एलिमेंट्स में डिवाइड कर दें। तो लेट्स से हमने इसे दो एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, दो एलिमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया 1 और 2। अब एलिमेंट के प्रॉपर्टी को हम लोग नोड्स से डिफाइन करते हैं, यानी कि जैसे हमारा ये और ये जो है एंड पॉइंट्स जो हैं दीज आर कॉल्ड नोड्स एंड दिस इज़ कॉल्ड एलिमेंट। जो हमारा वेरिएबल है सॉल्विंग करने के लिए वो हम लोग नोड्स पे ही अज्यूम करते हैं। लाइक सपोज एक्सियल बीम पे अगर एक्सियल फोर्स लग रहा है उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा से यू, उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग नोड्स पे ही कंसिडर करेंगे। तो ये होता है प्री प्रोसेसिंग का स्टेप। देन आफ्टर प्री प्रोसेसिंग हमारा मेजर जो फोकस होता है वो ये होता है कि हम लोग एलिमेंटल इक्वेशन जनरेट कर सकें। तो लेट्स सी कि हम लोग एलिमेंटल इक्वेशन कैसे जनरेट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है एलिमेंटल इक्वेशन को जनरेट करना। अब क्योंकि हमने एक एलिमेंट को कंसिडर कर लिया है, दैट इज़ ये हमारा अगर एलिमेंट है, तो अब इसमें एलिमेंटल इक्वेशन जनरेट करने का क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहले तो हम कुछ अजम्पशंस लेना पड़ेगा, हमें ये कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। लाइक कि जो हमारा मटेरियल होगा वो होमोजीनियस प्रॉपर्टी शो कर रहा हो, ताकि किसी भी तरीके के डिस्प्लेसमेंट्स हों वो हम लीनियरली अज्यूम कर सकें कि डिस्प्लेसमेंट लीनियर हो इसके अंदर। तो जो हमारा हुक्स लॉ का प्रॉपर्टी होता है स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़, अगर हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेन हमारा क्या होगा। लाइक टेंसाइल, ये अगर लोड की डायरेक्शन है तो अगर टेंसाइल की हम बात कर रहे होंगे तो हमारा यू जे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़्यादा होगा ऑफकोर्स यू आई के मुकाबले। जो टेंसाइल स्ट्रेन होगा वो यू जे माइनस यू आई अपॉन एच के बराबर होगा। और उसके बाद हम लोग सिग्मा टी ऑफकोर्स हुक्स लॉ को यूज़ करते हुए यंग्स मॉडुलस टाइम्स ऑफ स्ट्रेन लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा जो जेथ एलिमेंट पे फोर्स लग रहा था एफ जे, वो एफ जे इक्वल्स टू ए ई स्ट्रेन हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेन। सिमिलरली अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात करते हैं अगर, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या होगा कि ये वाला जो एलिमेंट है वो ज़्यादा डिस्प्लेस कर दिया रैदर देन दिस। इससे क्या होगा कि इस एलिमेंट का साइज छोटा हो जाएगा आफ्टर लोड। तो इसीलिए यू आई माइनस यू जे अपॉन एच जो होगा वो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी उसी तरीके से अगेन हुक्स लॉ यूज़ करते हुए यंग्स मॉडुलस टाइम्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेन। देन एफ आई का जो वैल्यू होगा, जो ith नोड पे जो फोर्स लग रहा होगा वो ए ई एप्सिलॉन सी हो रहा होगा। तो ये है हमारा एलिमेंटल इक्वेशन जो हमने जनरेट किया है एक एलिमेंट की मदद से। अब इस एलिमेंटल इक्वेशन को जो कि हमारा एक अलजेब्रिक इक्वेशन है ऑफकोर्स, तो इन अलजेब्रिक इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं ताकि आगे फर्दर सॉल्यूशंस में हमें हेल्प मिले। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। ये है हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन और इन अलजेब्रिक इक्वेशन की मदद से मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख लिया है। अब जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लाइक ये मैट्रिक्स को अगर आप देख पा रहे होंगे, ये इक्वेशन है हमारे पास। ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ए ई 1 माइनस 1 माइनस 1 1, इस मैट्रिक्स को हम लोग स्टिफनेस मैट्रिक्स बोलते हैं। ये है हमारा एलिमेंटल स्टिफनेस मैट्रिक्स मेजरली।
तो अगर आप इस फोर्स के इक्वेशन को जानते होंगे, दैट इज़ फोर्स इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स। ये स्प्रिंग फोर्स की तरह है कि अगर स्प्रिंग में अगर एक्स अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स होगा, जो कि इस जो के है ये स्टिफनेस है, स्ट्रिंग का स्टिफनेस है। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन को भी हम उसी तरीके से एनालाइज करने का कोशिश करें तो ये हमारा एलिमेंटल स्टिफनेस इक्वेशन, स्टिफनेस मैट्रिक्स होता है, सॉरी। नाउ अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन जनरेट हो गया है तो व्हाट वी रियली वांट, वी वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन दैट वी वांट द वैल्यूज ऑफ दिस यू आई एंड यू जे एट नोड्स। तो हमारा मेजर कंसर्न यही है। तो यहाँ पे एक पॉसिबल सॉल्यूशन तो ये दिया जा सकता है कि यू आई और यू जे आ ही चुका है, हमारे पास एफ आई और एफ जे का वैल्यू तो है ही, सो कैन वी जस्ट इन्वर्ट दिस मैट्रिक्स एंड फाइंड द इक्वेशंस ऑफ यू आई एंड यू जे। तो एक्चुअली नहीं। पहला बात तो एफ आई और एफ जे जो है वो इंटरनल फोर्सेस हैं नोड्स पे, तो इनकी वैल्यूज़ अननोन है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देख रहे होंगे सो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, 1 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। तो इसका डिटर्मिनेंट क्योंकि 0 आएगा तो ये मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अगले स्टेप पे हम लोग जाते हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड के। तो अब तक हमने 2 स्टेप्स को देख लिया है। फर्स्ट स्टेप था हमारा प्री प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोगों ने मेश जनरेट किया। मेश किसको बोलते हैं? तो मेजरली हमने जो एलिमेंट्स में डिवाइड किया था उस प्रोसेस को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जनरेशन के टेक्निक को मेश जनरेशन बोलते हैं हम लोग, और ये एक एक एलिमेंट्स को हम मेश बोल रहे हैं अभी के लिए। सो प्री प्रोसेसिंग में हमने मेश जनरेशन किया, हमने अपने प्रॉब्लम को डिस्क्रिटाइज किया एलिमेंटल लेवल पे, और हमारे प्रॉब्लम के लिए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमने अपने एलिमेंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लाइक वो कोई ज़रूरी नेसेसरी कोई स्टेप नहीं है, बट क्योंकि फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशंस हमने उसे इक्वल्स एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। देन हमने सेकेंड स्टेप में एलिमेंटल इक्वेशन जनरेट किया। तो हर एलिमेंट का हमारे पास एक एलिमेंटल इक्वेशन फोर्स इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एक्स के फॉर्मेट में जनरेट हो गया हुआ है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि वी कैन जनरेट दीज इक्वेशंस फॉर ईच एंड एवरी नोड्स। सो लाइक हाउ मेनी नोड्स डू वी हैव करेंटली? तो हमारे पास 3 नोड्स होंगे 2 एलिमेंट के लिए, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2 एंड नोड नंबर 3 फॉर एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2। 2 एलिमेंट के लिए हमारे पास 3 नोड्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। सो वी हैव टू कैलकुलेट दीज एलिमेंटल इक्वेशंस फॉर दीज 3 नोड्स, एंड उसके बाद जो हमारा प्रोसेस आएगा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड असेंबली। उसमें हम लोग अभी मेजरली जो एलिमेंटल इक्वेशन जनरेट किए हैं, इन एलिमेंटल इक्वेशंस को कंबाइन करके, असेंबल करके एक ग्लोबल इक्वेशन जनरेट करने का कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड दैट पोर्शन। अब हमारा काम क्या था कि हम एलिमेंटल इक्वेशंस को लिखें सारे एलिमेंट्स के लिए। तो हमने वो कर दिया अभी। लाइक हमारे पास 3 नोड्स थे, सो लेट्स नेम देम। नोड्स पे जो वेरिएबल्स थे, लाइक ये नोड 1 था, ये नोड 2 था, ये नोड 3 था। सो नोड 1 पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज़ u1, नोड 2 पे दैट इज़ u2, एंड एट नोड 3 वी हैव u3। तो हमने जो एलिमेंटल इक्वेशन हमारे पास था, अगर अभी आप वीडियो में बने हुए हैं तो लाइक आप देख सकते हैं, ये हमारे एलिमेंटल इक्वेशन लास्ट टाइम आया था। आई जस्ट हैव रिवर्स दी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हियर। तो जो हमारे पास एलिमेंटल इक्वेशन जनरेट हुआ था उसमें हमने वेरिएबल्स के फॉर्मेट में सेपरेट एलिमेंट्स के लिए लिख दिया है। नाउ अब हमारा गोल ये है कि हम लोग एक सिंगल ग्लोबल इक्वेशन जनरेट कर सकें। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? सो लेट्स फर्दर प्रोसीड विद दैट। हे आई एम सॉरी, आप आई गेस आपने अभी तक पॉइंट आउट कर लिया होगा, यहाँ पे F1 नहीं F3 होगा। ओके, सो आई गेस आपने ये नोटिस कर लिया होगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो अब हमने क्या किया ना कि जो एलिमेंटल इक्वेशन आए थे उनको लाइक वेरिएबल्स के टर्म्स में हमने लिख दिया है बस। लाइक अगर आपके पास जैसे यह एक अलजेब्रिक इक्वेशन है और हमें सॉल्व करना ही इस अलजेब्रिक इक्वेशन को,
सो हमने क्या किया ना कि इन मैट्रिसेस को, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे और 2x2 का मैट्रिक्स था, तो लाइक हमने इसे बस एक्सपैंड कर दिया ताकि हम सॉल्व कर सके एंड वी कैन हैव दीज लाइक वेरिएबल्स, ताकि हम जब इन्हें ऐड करें, कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन जनरेट करें, दैट विल बी आवर ग्लोबल इक्वेशन। तो उस ग्लोबल इक्वेशन को सॉल्व करने में एंड सम करने में हमें आसानी हो, एंड लाइक वेरिएबल्स कैन बी एडेड लाइक वेरी इजीली। सो लेट्स मूव टुवर्ड लाइक दिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल मैट्रिक्स। सो अब हमने उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया? सो दिस इज आवर ग्लोबल इक्वेशन। और इन ग्लोबल इक्वेशन में हमारे पास कंप्लीट बीम का अब एक्सेस है। तो हमारा जो पहला स्टेप था दैट वाज प्री प्रोसेसिंग, हमने उसमें एलिमेंट्स को डिस्क्रिटाइज किया था। देन हमने एलिमेंट्स के एलिमेंटल इक्वेशन को जनरेट किया था, जो कि हमारा बेसिकली एलिमेंटल स्टिफनेस इक्वेशंस जो था उसके फॉर्मेट में जनरेट हुआ था, दैट वाज फोर्स इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x। देन वहाँ से हमने अलजेब्राइक इक्वेशन को यूज़ किया था, उससे एक मैट्रिक्स जनरेट किया, एंड उस मैट्रिक्स को हमने क्या किया कि ग्लोबल मैट्रिक्स के फॉर्म्स में लिख दिया, लाइक असेंबल कर दिया हमने अपने सारे एलिमेंट्स को और एक कॉमन एलिमेंट जनरेट किया। अगर इस प्रॉब्लम में हम ध्यान दे पा रहे होंगे, सो हमारे पास F2 जो है वो 0 हो चुका है यहाँ पे सम होके। वो इसलिए क्योंकि F2 जो था वो एक इंटरनल फोर्सेस था, तो उसके वैल्यू कट गई, तो हमारे पास अब एक लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रही है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा दैट विल बी अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस। तो अब तक हमने जो कुछ भी किया है उसमें हमने बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ नहीं किया है। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होता है कि हमारे प्रॉब्लम्स में कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम वायोलेट नहीं करना चाहते हैं। लाइक हम नहीं चाहते कि हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में वैसे टर्म्स भी एग्जिस्ट कर रहे हों जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को वायलेट कर रहे हों। लाइक सपोज अगर यहाँ पे एक फोर्स का ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होता हाइपोथेटिकली, जिसके कारण ये बीम टूट गया होता, अगर ये बीम टूट गया होता इसका मतलब क्या होता कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं हुआ। तो व्हाट वी वांट कि u1 का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। यानी कि हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट नोड है हमारा, उस फर्स्ट नोड पे कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, ताकि हमारा जो भी बीम है वो टूटे ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगेन एक बार और अभी के लिए जो ये मैट्रिक्स है करेंटली, अगर एक बार इसे हम अपडेट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 1 0 -1 2 -1 -1 0 एंड 1। सो ये हमारा मैट्रिक्स होगा। अगेन हमारे मन में ये सवाल आ सकता है क्या हम इसे इन्वर्ट करके सॉल्व नहीं कर सकते? अगेन इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, अगेन यू विल फाइंड दैट डिटर्मिनेंट इज 0। अगेन ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स ही हमारे पास है, तो क्या अभी इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है? सो हम लोग अभी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके इसके प्रॉब्लम के बेसिक फिजिक्स को यूज़ करने वाले हैं, और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हम लोग ग्लोबल मैट्रिक्स में ना थोड़े से चेंजेस करने वाले हैं, ताकि हम इसके सॉल्यूशन को जनरेट कर सकें। तो वो चेंजेस क्या होंगे? लाइक हमने जैसे बोला कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो u1 है वो 0 के बराबर होना चाहिए, ताकि जो हमारा जो कैंटिलीवर बीम है, ये एक कैंटिलीवर बीम की कैटेगरी में आता है, तो ये जो बीम है ये टूटे ना, यानी कि इसका फर्स्ट नोड पे कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हम ध्यान से देखें अपने इस इक्वेशन को, तो ये क्या हो रहा, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ f1 अभी प्रेजेंटली फर्स्ट रो, एंड इसको हम ध्यान देंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास जनरेट हो रहा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग अपने ग्लोबल इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजेस ला दें। अगर हम इस टर्म को 0 से स्विच कर दें तो अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या जनरेट होगा? ये इक्वेशन हो जाएगा u1 + 0 + 0 इक्वल्स टू -f1। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि जो u1 है वो 0 के बराबर होना चाहिए। सो लेट्स चेंज दिस वन ऑल्सो, और हम f1 को रिप्लेस कर देते हैं 0 से। हमने बस ये बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई किया है अपने ग्लोबल इक्वेशन में। हमने अपनी इक्वेशन में बस उन
पॉइंट्स को चेंजेस किया है ताकि हम अपने बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकें, बस इतना सही काम था। तो इससे प्रॉफिट क्या होगा कि अब ये जो हमारा मैट्रिक्स है अब ये इन्वर्टेबल है, अब इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा एंड नाउ वी कैन इन्वर्ट दिस। इसके अलावा जो हमारा थर्ड नोड पे जो लोड लग रहा है, अगर हम प्रॉब्लम को ध्यान से देख रहे होंगे तो वो P के बराबर है। तो जो F3 है हमारे पास दैट इज़ नथिंग एल्स बट P। तो अब हमारे पास क्योंकि एक मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टेबल है और हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, सो अब हम प्रोसीड करेंगे और उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे एंड फर्दर सॉल्व करने के बाद तो हमारे पास ये आ रहा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो लाइक दो इक्वेशंस हमारे पास थे, दो इक्वेशंस में U1 की वैल्यू को यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया एंड U2 का वैल्यू यहाँ से U3/2 आ गया। सॉल्व करने के बाद PH/AE, सो U3 का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा PL/AE। जो L है वो क्या है हमारा, वो है 2H के बराबर। क्यों? क्योंकि हमने कंसिडर किया था कि हमारा एक एलिमेंट का लेंथ जो होगा वो H के बराबर होगा। तो फाइनली हमने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया और ये डिस्प्लेसमेंट्स के वैल्यू आ गए। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशंस थे, यू कैन ऑल्सो सॉल्व दैट बाय योरसेल्फ। सो दैट्स इट। एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है। हमने कुछ बेसिक स्टेप्स के साथ शुरुआत करी थी, लाइक हमने अपने प्रॉब्लम को सबसे पहले डिफाइन किया था, प्रॉब्लम को समझ लिया था, देन उसके बाद हमने अपने प्रॉब्लम को डिस्क्रीट एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। हमने एलिमेंट्स को डिवाइड करने के साथ साथ उनके प्रॉपर्टीज़ को भी समझ लिया, लाइक कि हमने देखा कि हमारा मटेरियल जो है वो होमोजीनियस मटेरियल है और क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्मली हमारे पास गिवन था, इसका सरफेस एरिया A के बराबर दिया हुआ था एंड यंग्स मॉडुलस E के बराबर था। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि हुक्स लॉ फॉलो होगा and that the element will be having a linear displacement relationship, so the stress and strain will be directly proportional। उससे हमारा एलिमेंटल इक्वेशन जनरेट हुआ। एलिमेंटल इक्वेशन जनरेट करने के प्रोसेस के बाद हमने अपने सारे एलिमेंट्स को डिफाइन किया, सारे एलिमेंट्स के लिए एलिमेंटल इक्वेशन को डिफाइन किया, देन असेंबल किया उन प्रॉब्लम्स को ताकि हमें एक ग्लोबल इक्वेशन मिल सके। और फाइनली हमने ग्लोबल इक्वेशन में अपने बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई किया। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमने अपने सॉल्यूशन को जनरेट किया जो कि हमारे पास अभी ये है। U1 की वैल्यू 0, U2 की वैल्यू PL/2AE एंड U3 की वैल्यू PL/AE। अगर आप ध्यान दें तो एक्सियल बीम प्रॉब्लम को अगर आपने पहले सॉल्व किया हो, लाइक FEM पढ़ने से पहले, तो भी आप इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को शायद जानते हो। दैट द नोड एट द एंड पॉइंट जहाँ पे लोड लग रहा होता है वहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो PL/AE होता है। और क्योंकि ऑफकोर्स उसके हाफ पॉइंट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे तो उसके हाफ पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हाफ होगा उसका नेट डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि लीनियरली वेरी कर रहा है एंड पॉइंट 0 पे 0 डिस्प्लेसमेंट होगा। सो दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड। आई होप आप हमारे साथ इस प्रॉब्लम में जुड़े हुए थे, आपने बेसिक से स्टार्ट किया होगा और जहाँ जहाँ मैंने पॉज किया था ताकि नेक्स्ट स्टेज पे हम ट्रांजिट कर सकें, आपने अपने कॉपी में खुद से वो कर लिया होगा ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल गया हो। फर्दर अगर नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन तो जनरेट हो चुका है, एक प्रोसेस और बचता है जिसे हम पोस्ट प्रोसेसिंग बोलते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग में एक्चुअली हम लोग करते क्या हैं कि बेसिकली क्योंकि अब हमारे पास इक्वेशन जनरेट हो चुके हैं तो जो टर्म्स हमने यूज़ किया था लाइक स्ट्रेन, तो अब हम स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज स्ट्रेन क्या हो सकता है हमारा U3 - U2/H। अगर हम सेकेंड एलिमेंट की स्ट्रेन की बात कर रहे होंगे तो U3 - U2/H के बराबर होगा। तो यहाँ से हम स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, देन स्ट्रेन विल बी P/AE। इसके अलावा हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है, तो यंग्स मॉडुलस टाइम स्ट्रेन होता है, यंग्स मॉडुलस टाइम स्ट्रेन होता है। तो यंग्स मॉडुलस से अगर हम स्ट्रेन को मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ इज P/A। अगेन अगर आप जानते हो कि हम स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम लोग स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर लोड अपॉन एरिया। तो हमारे पास लोड जो था वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर ही था जो P था। सो P/A शुड बी आवर स्ट्रेस। और फाइनाइट एलिमेंट मेथड से
से सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो इस बात को वेरीफाई कर रहा है। सॉरी ये वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन ये क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट था जो थियरी के साथ कवर करना था, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग डायरेक्ट फाइनाइट एलिमेंट मेथड के फॉर्मूलेशन को समझेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग।